स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था अर्थात लोकल गवर्नमेंट। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। आज मैं आपको इसे कहानी के रूप में समझाऊंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी कराऊंगा और जो भी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, ये पूरे भारत को देखती है। उसके नीचे आती है राज्य सरकार जो अपने अपने राज्यों को देखती हैं, और उसके नीचे आता है स्थानीय स्वशासन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्थानीय स्वशासन को आगे 2 भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन और दूसरा शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है उसी को पंचायती राज कहते हैं और यही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन के बारे में यानी कि पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। जबकि हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो फिर स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कोई भी व्यक्ति जो गांव में रह रहा हो या छोटे शहरों में रह रहा हो, उसको अगर कोई समस्या हो तो वो सीधे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास तो नहीं जा सकता ना, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं जा सकता। इसीलिए गांव में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसकी जो समस्या है वो गांव में ही उसकी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें जो लोग होते हैं वो वहीं के लोकल लोग होते हैं, उन्हीं के गांव के लोग होते हैं। इसका मेन उद्देश्य ही ये है कि जो लोग गांव के लोग या जो छोटे शहरों के लोग सरकारों को चुनते हैं वो भी शासन में और लोकतंत्र में भाग ले सकें। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी मतलब कि जनता का भाग लेना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक होता है विकेंद्रीकरण और एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब कि सारी पावर एक के पास होना, सारी पावर एक के पास होना यानी केंद्र में होना, उसी को कहते हैं केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उन्हें अलग अलग स्तर पर बांट देना, अलग अलग लेवल पर बांट देना, उसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। शक्तियों को अलग अलग स्तर पर बांट देना। और केंद्रीकरण में क्या होता है, सारी शक्तियां किसी एक ही के पास होती हैं, उसी को कहा जाता है केंद्रीकरण। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वह था कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब मैं आपको पूरा कहानी की तरह समझाऊंगा। मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं कि आखिर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हुई। बस आपको ध्यान से सुनना है। लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी ताकि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सकें और उनका विकास किया जा सके। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के विचार क्या हैं। तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी। इन्होंने
ग्राम स्वराज की बात की थी। मतलब कि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको भी शक्तियां प्रदान की जाएं ताकि ये भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और सरकार के साथ मिलकर देश का विकास कर सकें। तो इन्होंने कहा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। महात्मा गांधी जी के विचार के बाद अब हम आते हैं संविधान सभा पर। आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है वो संविधान सभा ने ही किया है। मतलब कि संविधान सभा की बैठकों में ही ये विचार विमर्श किया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो संविधान सभा में ये चर्चा चल रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका कहना था कि ये तो ठीक है कि पंचायत भारत में होनी चाहिए, परंतु पंचायत भारत का विकास नहीं करेगी, क्योंकि जो गांव के प्रबल और शक्तिशाली लोग होंगे वो इसके प्रमुख बन जाएंगे, परंतु जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके पक्ष में नहीं थे। परंतु अभी हमने पीछे पढ़ा कि महात्मा गांधी जी इसके घोर समर्थक थे। तो जो महात्मा गांधी जी के समर्थक थे वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे। बहुत देर तक इस पर बहस चली और अंत में यह फैसला निकाला गया कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया जाए। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में क्या है? देखिए, अगर राज्य चाहे तो पंचायत का गठन करें, अगर राज्य ना चाहें तो पंचायत का गठन ना करें। मतलब कि ये राज्यों के ऊपर सौंप दिया गया कि आप चाहो तो पंचायत का गठन कर सकते हो, आप नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है। याद रखिएगा, इसमें अभी पंचायत को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया कि हाँ हर राज्यों को लागू करना ही है। ये तो बस उन्हें कह दिया गया, ऑप्शन के तौर पर दे दिया गया कि आप चाहो तो इसका गठन करो, चाहो तो ना करो। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम कौन कौन से प्रोग्राम है, क्योंकि पंडित जी को पता था कि जब तक गांव का विकास नहीं किया जाएगा भारत का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अक्टूबर को ही क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती थी और वो ग्रामीण स्वराज के फेवर में थे। इसीलिए गांव के विकास करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रोग्राम चलाया 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, जिसे कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। परंतु ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को दूसरा कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और ये भी सफल नहीं हो पाया। जैसा कि हमने पीछे देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांव के विकास के लिए 2 कार्यक्रम चलाए, परंतु दोनों ही असफल रहे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया? 1957 को। और कहा गया इनसे कि हमने 2 कार्यक्रम चलाए गांव के विकास के लिए, परंतु ये दोनों ही असफल रहे। इसके पीछे का कारण क्या है? तो बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि सर, जो आपने कार्यक्रम चलाए गांव के विकास के लिए और जिसके लिए आपने कार्यक्रम चलाए उन्होंने ही भाग नहीं लिया, यानी कि जनता के लिए आपने कार्यक्रम चलाए परंतु जनता ने ही इसमें भाग नहीं लिया, इसीलिए ये कार्यक्रम असफल रहे। यानी कि उन्होंने असफल होने का कारण बताया जन भागीदारी का अभाव, जनता का भाग ना लेना। और उन्होंने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको अभी बताया पीछे कि जो शक्तियां हैं इन्हें अलग अलग स्तरों पर बांट देना चाहिए। शक्तियों को किसी एक के पास नहीं रखना चाहिए। मतलब कि पहले केंद्र सरकार ही जो कार्यक्रम चला रही थी, ऊपर से चला रही थी, नीचे जनता उसमें भाग नहीं ले रही थी। इन्होंने कहा कि इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए, जनता के पास भी ये पावर देनी चाहिए। इसीलिए
बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को ही। दोनों ही याद रखिएगा। इसके बाद बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया। अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी थी? इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर मतलब कि बहुत सारे गांव का समूह जिसे ब्लॉक कहते हैं, है ना, उसमें पंचायत समिति होनी चाहिए। और तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। किसने दिया सुझाव? ये बलवंत राय मेहता जी ने। उसके बाद जब ये सुझाव पंडित जी को दिए गए तो भारत सरकार ने राज्यों को कहा कि वो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाएं। इन्होंने सिर्फ प्रेरित किया, अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, अभी भी सिर्फ ऑप्शन ही दिया कि सभी राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए। फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है राजस्थान। और राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव, कौन सा गांव है? बगदरी गांव। अगर पूछा जाए राज्य कौन सा है तो राजस्थान, जिला कौन सा है? नागौर, और गांव पूछ लिया जाए तो वो है बगदरी गांव। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को इस राजस्थान ने अपनाया, और इसी के 9 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ कर दिया। पहला राज्य अपनाने वाला था राजस्थान और दूसरा बन गया आंध्र प्रदेश। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, बहुत बार ये पूछा गया है। पहली बार किसने अपनाया? राजस्थान ने अपनाया। दूसरे नंबर पर किसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अगली महत्वपूर्ण समिति है अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के जो सुझाव थे वो सही तरह से, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए, वो फेल रहे। उसके बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में। इन्होंने बिठाई अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अब ये 2 स्तरीय कौन से थे? इससे पहले तो हमने पढ़ा है बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, 3 लेवल पर दिया था पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए। अशोक मेहता जी ने 2 स्तरों पर कहा, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों पर अपनाने के लिए कहा। पहला इन्होंने कहा कि मंडल पंचायत हो जो कि ब्लॉक लेवल पर हो, और दूसरा इन्होंने कहा जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होगा। इन्होंने जो ग्राम पंचायत था उसे खत्म कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 ही स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया, और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि ग्राम न्यायालय का भी गठन करना चाहिए, यानी कि जो गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं इनके लिए ग्राम न्यायालय का गठन करना चाहिए, वहीं पर इनका निपटारा हो सके। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो SC और ST हैं उनको आरक्षण भी देना चाहिए। तो इनको आरक्षण देने का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। 1977 के 2 साल बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तो ये जो समिति थी अशोक मेहता समिति, इसके सुझाव लागू नहीं हो पाए। इसके बाद अगली समिति आई GBK राव समिति 1985। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समिति थी, GBK राव समिति जो 1985 में आई। उसके बाद आती है LM सिंघवी समिति, ये महत्वपूर्ण है, 1986 में आई। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इन्होंने भी एक समिति बिठाई पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इन्होंने कहा, सिंघवी समिति ने, कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो इसे डाला गया था, परंतु इसमें राज्यों को बाध्य नहीं किया गया। राज्यों को ऑप्शन दे दिया गया कि आपको बनाना है या अपनाना है तो अपनाइए, ना अपनाना है तो ना अपनाइए। परंतु जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता, तब तक हम इस पंचायती राज व्यवस्था को आसानी से लागू नहीं कर सकते, तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। इन्होंने
याद रखिएगा कि पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति ने दिया, तो ये समिति है LM सिंघवी समिति, और इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ही सुझाव दिया, और इन्होंने भी ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया, और साथ ही साथ राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव भी दिया। किसके लिए? चुनाव कराने के लिए, कि चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग कराएगा, राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया जाए। ये किसने दिया? LM सिंघवी समिति। हमने देखा कि बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, LM सिंघवी ने त्रिस्तरीय। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिस्तरीय तो कॉमन है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो आपको याद कैसे रखना है? देखिए, बलवंत राय मेहता, आपको इसे शॉर्ट में लिखना है BRM, बलवंत राय मेहता। 3 शब्द हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 वर्ण हैं, तो इन्होंने दिया 3 स्तरीय। दूसरा है अशोक मेहता, AM, अशोक मेहता, 2 अक्षर आ रहे हैं, या जिसमें अशोक मेहता में 2 वर्ड हैं, तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। तीसरा है LM सिंघवी, LMS, तो इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 2 वर्ड का कौन सा है? अशोक मेहता, 2 वर्ड का अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति ने। LM सिंघवी समिति ने अपना ये विचार दे दिया कि जब तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक गांव का विकास नहीं होगा। उसके बाद राजीव गांधी जी ने एक और कमेटी बिठाई, PK थुंगन समिति, 1989 में, और इस समिति ने भी अपना वही विचार दिया कि जो पंचायत है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। फिर आखिर में राजीव गांधी जी ने बात मान ली, और 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया कि हमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना है। फिर लोकसभा ने तो इसको पारित कर दिया, क्योंकि लोकसभा में बहुमत था, परंतु राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, और ये विधेयक कानून नहीं बन सका। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार चली गई। अब आई PV नरसिम्हा राव जी की सरकार, और इन्होंने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया, और 22 दिसंबर 1992 में ये लोकसभा से पारित हो गया। उसके अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 में ये राज्यसभा से भी पारित हो गया, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। याद कीजिए, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। इससे पहले हमने देखा 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1992 ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद ये कानून बन गया। अब तो राज्यों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है। 24 अप्रैल 1993 से यह पूरे देश में लागू हो गया। याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ये कानून बन गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन था, जो PV नरसिम्हा राव द्वारा ये लाया गया और ये पास हो गया और ये कानून बन गया, तो अब हर राज्य को ये कानून मानना पड़ेगा। अब हर राज्य बाध्य है कि उसे ये कानून मानना पड़ेगा और अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना पड़ेगा। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अब पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसे शामिल कर दिया गया, यानी प्रावधान कर दिए गए इसमें। और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। कितने विषय? 29 विषय। याद रखना है आपको। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। विषय कितने हो गए? 29 विषय हो गए। अब विषय कौन से? जैसे सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, पशुपालन को बढ़ावा देना, इस तरह के 29 विषयों को बनाने 29 विषय पंचायती राज के अधिकार में दे दिए गए। अब जो पंचायती राज व्यवस्था जो हमने अपनाई है, ये त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया इसमें, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाया था त्रिस्तरीय ढांचा। कौन कौन सा?
विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला पंचायत। अब देखिए, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। यानी कि कम से कम पंचायत में 1/3 महिलाएं इनका आरक्षण कर दिया गया। इससे ज़्यादा हो सकता है, परंतु कम से कम 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। और इसका जो कार्यकाल है, पंचायतों का जो कार्यकाल है, ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। और अगर 5 वर्ष से पहले भी पंचायत विघटित हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है, तो 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दे दी गई कि राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना ही पड़ेगा। अगर 5 साल से पहले ही पंचायत विघटित हो जाती है तब। अब आगे यही लिखा है कि पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। और एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान भी कर दिया गया पंचायतों में। आगे हम देखेंगे, अनुच्छेद में भी देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन आया, इसके तहत कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान भी कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? पंचायतों में। और ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो ओबीसी के आरक्षण को रख भी सकती है, आरक्षण कर भी सकती है, अगर वो चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ये निर्णय राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया। राज्य विधानमंडल में मैं डिटेल में बता रखा है ना राज्य विधानमंडल को, है ना। वो उसके राज्य विधानमंडल के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से इसके अंग हैं, कौन से सदन है, कितने सदन या कहाँ की राज्य विधानमंडल है ना। और इसी के साथ हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। तो ग्राम सभा क्या होती है, अब हम इसे आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्राम सभा, पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज की संरचना कैसे होती है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। अब देखिए, गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हो उसे उन्हें मिलाकर ग्राम सभा कहा जाता है। जैसे कि एक गांव में वो लोग जो कि वहां की वोटर आईडी में शामिल हैं, मतदाता सूची में शामिल हैं, मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें सबको मिलाकर ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। मान लीजिए एक गांव में जो लोग हैं जो कि 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और उनकी अभी मतदाता सूची में अभी वो पंजीकृत हैं और उनकी संख्या 200 से कम है, तो दूसरे गांव को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और उनके भी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन लोगों को भी एक ही ग्राम सभा का कहा जाएगा, क्योंकि 200 से अधिक संख्या का होना आवश्यक है। अगर एक गांव में 200 से कम लोग हैं जो कि मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, तो 200 से कम है तो वो ग्राम सभा नहीं कहलाएगी। दूसरे गांव को भी उसमें शामिल किया जाएगा और उनको मिलाकर जब उनकी संख्या 200 या उससे अधिक हो जाएगी तब उसे ग्राम सभा कहा जाएगा। ये आप याद रखिएगा, सीधी सी बात है। जब भी पूछा जाए तो एक ही लाइन याद रखिएगा, उन लोगों का समूह जो उस गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत हों उन्हें ग्राम सभा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि हमने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है, पहली कौन सी है, वो है पहली है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर। दूसरी है ब्लॉक लेवल पर कौन सी थी, पंचायत समिति। और जिला लेवल पर कौन सी थी, जिला पंचायत। तो हम पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। आप लोग इससे वाकिफ तो हैं ही, आप अगर गांव में रहते हैं तो आप सब जानते होंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत, मान लीजिए ये पूरा गांव है ना, ये पूरा गांव है और गांव को जनसंख्या के हिसाब से वार्ड में बांट दिया जाता है, जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। इसी प्रकार मैंने इस पूरे गांव को 5 वार्डों में बांट दिया है ना। तो ग्राम पंचायत में एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका काम है कि गांव में क्या क्या करना है, कौन कौन से विकास कार्य करने हैं, कहाँ पर नाली बनानी है, कहाँ पर खड़ंजे लगवाने हैं, कहाँ पर नल लगवाना है, ये कार्यपालिका का काम है। और न्यायपालिका का काम क्या है, नाम से ही क्लियर है, न्याय करना। यानी कि अगर गांव में कोई विवाद हो गया तो उसे कैसे सुलझाना है, ये न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका में देखते हैं पहले वार्ड सदस्य। हर एक वार्ड से एक सदस्य जिताया जाता है, चुना जाता है ना।
जनता भाग लेती है चुनाव में, तो हर एक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है, वार्ड मेंबर, है ना। एक का अलग होगा, दो का अलग होगा, इस प्रकार के 5 वार्ड हैं तो 5 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। जो मुखिया होगा यानी कि जो गांव का प्रधान होगा वो एक ही होगा, पूरे गांव का एक ही होगा, परंतु वार्ड सदस्य हर एक वार्ड का होगा। तो प्रधान वार्ड सदस्यों से ऊपर होगा। वार्ड सदस्यों का काम क्या है? इनका काम है गांव के प्रधान की सहायता करना विकास में। न्यायपालिका में हम देखते हैं पंच। जिस प्रकार वार्ड सदस्य हर वार्ड से चुने जाते हैं, उसी प्रकार पंच भी हर एक वार्ड से चुने जाते हैं। और जो सरपंच होते हैं वो पूरे गांव के एक ही होते हैं। जिस प्रकार मुखिया यानी कि प्रधान होते हैं, वैसे ही सरपंच होते हैं। मान लीजिए किसी गांव में नाली बनवानी है, तो वहाँ के मुखिया यानी कि प्रधान बनवाएंगे उस नाली को, और वही नाली अगर किसी के घर के सामने बन गई और वो झगड़ा करने लगा, तो ये मामला किसके पास जाएगा? ये जाएगा सरपंच के पास। वो मामला सरपंच सुलझाएंगे। वहाँ जाएगा कि भाई साहब मेरे घर के आगे नाली बन गई है, तो सरपंच इसको सुलझाएंगे यानी कि न्याय करेंगे। कार्यपालिका जो मुखिया है उनका काम क्या करना है? विकास करना है कि कहाँ पर क्या क्या बनवाना है। और सरपंच का काम क्या है कि कोई झगड़ा है, कोई विवाद है तो उसे सुलझाना। ये सरपंच का काम है, याद रखिएगा इसको। अब जो वार्ड सदस्य है उनका काम क्या होता है? वार्ड सदस्य का काम होता है कि वो जिस वार्ड से जीता है उसका विकास करना। मान लीजिए वार्ड नंबर 1 में 2 नल लगवाने हैं, तो गांव के लोग वार्ड सदस्य को आकर कहेंगे, क्योंकि इसी को इन्होंने जिताया है। तो फिर ये वार्ड सदस्य मुखिया के पास जाएगा यानी कि गांव के प्रधान के पास आएगा कि मुखिया जी, हमें इस गांव में वार्ड नंबर 1 में 2 नल लगवाने हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए ना। तो वो मुखिया के पास जाएगा। मुखिया जी कहेंगे अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि बाकी के वार्ड में कितने नल लगने हैं, ताकि मैं आगे रिपोर्ट पंचायत समिति के पास भेज सकूँ। तो बाद में पता चलेगा कि टोटल 12 नल लगने हैं, तो ये 5 वार्ड में लगने हैं यानी कि पूरे गांव में लगने हैं, 12 नल लगने हैं। तो मुखिया जी यानी कि जो गांव के प्रधान हैं वो इसकी रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। ग्राम पंचायत से ऊपर क्या है? पंचायत समिति है। पंचायत समिति में भेज देंगे कि हमें इस गांव में 12 नल लगवाने हैं। पंचायत समिति उसके ऊपर जिला पंचायत के पास रिपोर्ट भेज देगी और जिला पंचायत अप्रूव कर देगी और वो पंचायत समिति को देंगे। पंचायत समिति उसे आगे गांव के मुखिया को देगी। तो इस तरह से जो गांव के मुखिया हैं, जो भी धन आया है, जो भी फंड आया है, उससे गांव में नल लगवा देंगे। इसी प्रकार आप इसको ऊपर से भेजते हैं, ऊपर से नीचे को फंड आता है, फिर ये गांव का विकास करते हैं। और यही जो सरपंच हैं, ये जो कोई गांव का लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद है, उसे ये निपटाते हैं। हो सकता है कि ये प्रत्येक राज्य में जो ये कार्यपालिका है, इसके मुखिया को प्रधान कहा जाए या फिर इसे सरपंच कहा जाए, क्योंकि कई राज्यों में क्या है, जो न्यायपालिका का काम है ये कार्यपालिका को ही सौंप दिया गया है। यानी कि जो गांव का मुखिया होगा वही विवाद भी निपटाएगा और वही कार्य विवाद विकास भी करेगा। उसी को सरपंच भी कह देते हैं। तो मैंने ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, क्योंकि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य अपने आप से कानून बना सकता है। इस पर राज्य को यह अधिकार है कि वो उस पर कोई भी कानून बना सकता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका हमने देख लिया। उसी के साथ कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता के लिए होते हैं। ये सरकारी अधिकारी जो होते हैं ये जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। जनता द्वारा तो वार्ड सदस्य, मुखिया या प्रधान चुने जाते हैं, परंतु ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं, जैसा कि ग्राम सेवक हो गए और बीडीओ हो गया। ये ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता करते हैं उनके कार्यों में। ग्राम पंचायत के बाद अब हम देखते हैं पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पर होती है। इसके अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। एक उपाध्यक्ष होता है और इसमें जो कुछ सदस्य हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और बाद में जिनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, इन्हीं में से एक सदस्य को ब्लॉक प्रमुख बना दिया जाता है। यानी यही लोग जो मिलकर जो चुनकर आते हैं वो ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। हम सीधा ब्लॉक प्रमुख को नहीं चुनते, हम कुछ सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और उन्हीं में से वो एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। उसी क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के और यानी कि संसद और विधानमंडल के सदस्य भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसका सदस्य बन सकते हैं। और पंचायत समिति में कौन सा सरकारी अधिकारी होता है जो इनकी सहायता के लिए होता है? तो वो होता है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, इसलिए इसके अफसर होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति के बाद देखते हैं जिला पंचायत। ये
पंचायत समिति से भी ऊपर होती है, जिला लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं और दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं, और सेम टू सेम इसमें भी हम कुछ सदस्यों का निर्वाचन करके भेजते हैं और वही सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, और उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया जैसे पंचायत समिति में, उसी प्रकार जिला पंचायत में। और जो इसके सरकारी अधिकारी होते हैं इनको CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत इनके कुछ बेसिक संरचना देख ली कि ये किस प्रकार होती है। अब हम अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ प्रावधान 243 से लेकर अनुच्छेद 243O तक शामिल किए गए हैं, उसे ही हमें पढ़ना है। हमें ने इसे पीछे पढ़ लिया है, बस अब हम इसे केवल अनुच्छेद के आधार पर लेकर चलते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं और किसमें क्या दिया है। अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है, तो जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है तो शुरू में कोई भी अनुच्छेद होगा तो उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें उसकी परिभाषाएं बताई जाएंगी कि जिला किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं। इसकी परिभाषाएं अनुच्छेद 243 में बताई गई हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी चीज़ शुरू होगी तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 243 में डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद अनुच्छेद 243A इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। पहले परिभाषाएं होंगी, उसके बाद जाहिर सी बात है कि बताया जाएगा कौन से लोग भाग लेंगे, तो ये ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा के बाद अनुच्छेद 243B में बताया गया है कि पंचायतों का गठन कैसे होगा। गठन कैसे होगा हमने पीछे पढ़ा है कि पंचायत जो संस्थाएं हैं ये त्रिस्तरीय होगी। ये कौन कौन से स्तर होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत, 3 स्तरीय होगी। पर याद रखिएगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ ये द्विस्तरीय हो सकती है, मतलब कि वहाँ पर 3 स्तरीय बनाने के लिए उसे बाध्य नहीं है, वो द्विस्तरीय भी रख सकते हैं। इसमें से कौन सा हटाया जाएगा, तो ग्राम पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी। जो मध्य में है ब्लॉक लेवल पर इसे हटा दिया जाएगा। तो द्विस्तरीय हो सकती है जब जनसंख्या 20 लाख से कम होगी। राज्य की बात की जा रही है, राज्य में अनुच्छेद 243B के बाद आगे है अनुच्छेद 243C। इसमें पंचायतों की संरचना है, हमने पीछे पढ़ ही लिया है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा कौन सा, जिला पंचायत परिषद या जिला पंचायत। तो पंचायतों की संरचना है 243C में। पहले डेफिनेशन आई, फिर कौन कौन से लोग भाग लेंगे, ग्राम सभा 18 साल से ऊपर वाले लोग, उसके बाद पंचायतों का गठन किस प्रकार होगा गठन, उसके बाद उसकी संरचना किस प्रकार की होगी। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 243D, इसमें स्थानों का आरक्षण, मतलब कि किन किन लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देना ही पड़ेगा, और OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो OBC को आरक्षण दे सकती है और ना चाहे तो नहीं दे सकती, ये उनके ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया, ये याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 243E, इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है। पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और अगर 5 वर्ष से पहले ही पंचायत विघटित हो जाती है, पंचायत का विघटन हो जाता है, तब राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ये राज्य सरकार को सौंपा गया है। और उसके बाद है अनुच्छेद 243F, इसमें सदस्यों की योग्यता बताई गई है कि ये जो सदस्य भाग लेंगे चुनाव में इनकी योग्यता क्या है। तो इसमें बताया गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। याद रखिएगा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। ये पूछा जाता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो योग्यता है इसमें संशोधन करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। तो राज्यों के विधानमंडल, हर एक राज्यों के विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ की पंचायतों का वहाँ की योग्यताओं में संशोधन कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना कि जो पंचायतों का गठन है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। यह राज्य सूची का विषय है।
मतलब कि राज्य इन पर कानून बना सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 243 जी। हमने पीछे देख लिया कि पहले परिभाषा आई, फिर उसके बाद कौन से लोग भाग लेंगे ग्राम सभा, उसके बाद संरचना, उसके बाद गठन, ये सब हमने पढ़ लिया। आरक्षण पढ़ लिया, क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो पंचायत बनेंगी उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होगा, ये अनुच्छेद 243 जी में बताया गया। उसमें ये बताया गया है कि 29 विषय हैं, वही उनके अधिकार हैं, उन्हीं पर उन्हें काम करना है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 एच। इसमें पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का भी अधिकार है, तो वो टैक्स भी लगा सकती हैं। जैसे कोई सड़क बनवाई है उन्होंने, तो वो लोगों से उस पर कर ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा तो वो गांव के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 243 आई। इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन, इसका वर्णन किया गया है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग देखेगा कि कितना पैसा देना है पंचायतों को, और जो टैक्स लगा रही हैं पंचायती संस्थाएं वो कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब मतलब जो पैसों से रिलेटेड है, ये राज्य वित्त आयोग का काम है। वैसे भी आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई से क्या होता है, इनकम, आई से इनकम, तो इनकम से रिलेटेड काम किसका है, राज्य वित्त आयोग का। उसके बाद है अनुच्छेद 243 जे। इसमें है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसके पास जो शक्ति है कि वो पंचायतों के लेखा जोखा देख सकती है, उसकी जांच कर सकती है। उस विधानमंडल के पास, उस राज्य के विधानमंडल के पास ये शक्ति है, लेखा और जोखा ना, लेखा जोखा, लेखा जोखा। अब किसमें लेखा जोखा, जे जोखा ना। उसके बाद है अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, यानी कि जो पंचायतों का चुनाव होगा ये कौन कराएगा, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ये याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे है अनुच्छेद 243 एल। इसमें क्या है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इसमें यही बताया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ये कहाँ पर लागू होंगी और ये कहाँ पर लागू नहीं होंगी, ये इससे अगले अनुच्छेद में बताया गया है। एल, एल से लागू होना, एल लागू, एल लागू, और एम से मना, यानी कहाँ पर नहीं होगा। तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं होती, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और मणिपुर के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है, वहाँ के भी पर्वतीय क्षेत्रों में ये लागू नहीं होती। तो कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। उसके आगे है अनुच्छेद 243 एन, जिसमें क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। मतलब कि विधि यानी कि जो भी कानून है, जो भी पंचायती राज व्यवस्था है, इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये इसमें बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ओ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मान लीजिए ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मान लीजिए किसी गांव में इस बार महिला की सीट आई हो, होता है ना ऐसा, महिला की सीट आ जाए, आरक्षण मैंने आपको बताया ना कि 1/3 कम से कम महिलाओं को तो आरक्षण है ही। तो किसी गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव में इस बार महिला आरक्षण हो जाए, महिला की सीट हो जाए, तो कोई पुरुष जाकर न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे भी तो अधिकार है चुनाव लड़ने का, मैं क्यों नहीं लड़ पा रहा। क्योंकि ये जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं इसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये अनुच्छेद 243 में। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह हमने पढ़ा है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो कितने विषयों पर उनका अधिकार है, तो 29 विषय, 29 विषयों पर उनका अधिकार है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो देखिए कितने पद किए गए हैं आरक्षित, 1/3। अगला प्रश्न है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, कितने माह के अंदर, ये कितने महीने के अंदर, अभी आपको बता रख है ना, कितने, 6 माह के अंदर चुनाव कराने आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, किस राज्य में परिवर्तित किया गया सबसे पहले, वो सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य ने अपनाई थी, तो कौन सा राज्य है वह है राजस्थान। अगर जिला पूछ लेता तब नागौर जिला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिए कौन कौन सी है, जिला परिषद है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, नगर परिषद नहीं है, ये पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। तो राजस्थान के बाद कौन सा राज्य में इसको शुरू किया गया था, है ना? तो ये राज्य था आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद मैंने बताया था ना, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो देखिए त्रिस्तरीय, जिसमें 3 नाम आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द आ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो देखिए ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अशोक मेहता शॉर्ट में लिख लीजिए, AM अशोक मेहता, कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 लेटर आ रहे हैं। तो ये हो गई 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी कि वहां के मतदाता सूची में पंजीकृत लोग। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो वास्तव में पसंद आती है, आपको लगता है कि वास्तव में यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके साथ ही यदि आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड ग्रुप है, तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद।